Good morning, students. This is the next video of class 11 chapter 7 sources of business finance. अभी तक हमने जो पढ़ा रिटेन प्रॉफिट तक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था. नाउ दिस टाइम फॉर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट GDR, जिसको हम ओनर्स फंड या लॉन्ग टर्म फाइनेंस का एक अंश या एक पार्ट मानते हैं. ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट आर issued against issue of equity share in the global market. These are indirectly equity offering. The equity share issued against GDR are held by an international bank called as depository. Global depository receipt क्या होता है? ये इशू किया जाता है सेम एज इशू ऑफ शेयर्स, यानी जिस तरह से इक्विटी शेयर को इशू किया जाता है. मगर ये जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट होता है, ये कहाँ किस प्लेटफॉर्म पे इशू किया था? ग्लोबल मार्केट में, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कॉमनली इशू किया जाता है. इट इज़ इनडायरेक्ट इक्विटी ऑफरिंग, यानी कि इक्विटी ही है ये, मगर ये अगर ग्लोबल मार्केट में, यानी कि अगर नेशनल मार्केट में किया जाएगा तो इक्विटी शेयर है वो, जैसे इंडिया में. मगर ग्लोबल मार्केट यानी एक ही शेयर को हम बाहर भी इशू करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट. द इक्विटी शेयर इशू अगेंस्ट द GDR आर हेल्ड बाय एनी. ओके, ये जो GDR होते हैं ये किसी इंटरनेशनल बैंक से लिंक होते हैं, जिनको हम डिपॉजिटरी नाम से जानते हैं. कंपनी इशू डिविडेंड नोटिस रिपोर्ट एक्सेट्रा रिगार्डिंग दीज शेयर्स टू द बैंक ओनली. जो ये बैंक्स होते हैं इन्हीं को सारी इन्फॉर्मेशन डिविडेंड या नोटिस की दी जाती है, इन्हीं बैंक्स को, डिपॉजिटरी को. दीज शेयर्स आर कॉल्ड एज डिपॉजिटरी शेयर. इन शेयर को हम डिपॉजिटरी शेयर के नाम से जानते हैं. द होल्डर ऑफ दीज शेयर्स डू नॉट गेट वोटिंग राइट. इन होल्डर्स को, जिनके पास GDR है, इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता. द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई दीज शेयर्स इज़ इन डॉलर्स. दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड एज डॉलर डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट. इनको हम शेयर के ही कंट्रीब्यूशन के तौर पे लेते हैं, मगर ये रुपीज़ में ना, क्योंकि ग्लोबली है तो इसको हम डॉलर में इशू करते हैं. और इनके जो बैंक्स हैं वो भी इंटरनेशनल बैंक्स हैं, इसलिए डॉलर्स में इशू होते हैं, क्योंकि डॉलर इज़ अ स्ट्रॉन्ग करेंसी. तो इनको हम डॉलर डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट के नाम से भी जानते हैं. और ये मेनली पहले कब इंट्रोड्यूस हुआ था? ये इंट्रोड्यूस हुआ सिटी बैंक इन 1990. काफ़ी पुराना है जी, आज से ऑलमोस्ट 30 साल पुराना. मेन फीचर्स ऑफ GDR आर. GDR के मेन फीचर्स क्या है? कैपिटल कलेक्टेड फ्रॉम द इशू ऑफ GDR इज़ इन फॉरेन करेंसी. इन सब पॉइंट को ध्यान से देखिएगा. जो भी कैपिटल है, जो भी हमको कलेक्टेड मिलती है कैपिटल, उसको हम GDR के तौर पे फॉरेन करेंसी के रूप में इशू करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड एज डॉलर. द इशू प्राइस ऑफ GDR इज़ फिक्स ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टर रिस्पॉन्स. जैसा इन्वेस्टर रिस्पॉन्स देगा उसी अकॉर्डिंग हम GDR के प्राइस को फिक्स करते हैं, यानी कि GDR को हम फिक्स करते हैं कि इतने ही अमाउंट का हम GDR इशू करेंगे. हमने स्टैंडर्ड में पढ़ा था, देयर इज़ नो वोटिंग राइट टू दी होल्डर्स. जो GDR के होल्डर हैं इनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता, जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर को होता है. नेक्स्ट, GDR आर ईजिली ट्रांसफरेबल एट द स्टॉक एक्सचेंज. आप GDR को लेके किसी भी स्टॉक एक्सचेंज चले जाएंगे तो वो किसी और के नाम पे या किसी और को ट्रांसफ़र हो सकता है. दिस इज़ ईजिली ट्रांसफरेबल. देन लास्ट पॉइंट, द फर्स्ट इंडियन करेंसी टू इशू GDR आर रिलायंस इंडस्ट्री. रिलायंस इज़ अ MNCs और ग्लोबल इंडस्ट्री. तो पहली जो करेंसी GDR पे इशू की गई थी वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने की थी. It sold $150 million worth of GDR in 1992, यानी कि $150 मिलियन डॉलर्स पे ये सोल्ड हुआ था GDR 1992 में. यानी कि ये बना सिटी बैंक द्वारा था 1990 में, मगर इंडिया की रिलायंस कंपनी ने इसको $125 में बेचा. यानी कि इनका पहला GDR जो कि इशू किया गया रिलायंस कंपनी के द्वारा, तो वो सोल्ड हुआ $150 मिलियन में. ओके, तो ये हो गया GDR. पॉइंट्स क्या क्या हमने पढ़े इसके? पहला देखो, सबसे ईजी पॉइंट पढ़े कि फॉरेन करेंसी के तौर पे होता है. ये इन्वेस्टर के रिस्पॉन्स के द्वारा बनाया जाता है, इनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता, और ये किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में ईजिली ट्रांसफरेबल हो जाते हैं. और पहला जो GDR ट्रांसफ़र किया गया था, वो इशू किया गया था, वो रिलायंस इंडस्ट्री ने किया था, जो कि अंबानीज़ की है. तो उसको 1992 में $150 मिलियन में किया गया था.
देन आते हैं ADR, आता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, एंड ADR इज़ जस्ट लाइक अ GDR except that it can be issued to a citizen of USA only. ओके, USA को सिटीज़न को ही ये इशू किया जाता है, एंड इट कैन बी लिस्टेड इन द US स्टॉक एक्सचेंज। ये US स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है। इसके ये सिर्फ US सिटीज़न को मिलता है, यानी कि USA के सिटीज़न को मिलता है, और USA स्टॉक एक्सचेंज में ये इनरोल होता है। शेयर इशू बाय द कंपनी आर हेल्ड बाय एन इंटरनेशनल बैंक कॉल्ड डिपॉजिट। इसको भी सेम जैसे कि हमने GDR में पढ़ा था कि जिस बैंक से हम करते हैं, जो भी इंटरनेशनल बैंक होता है जहाँ पर अपने शेयर्स को हम इशू करने की अथॉरिटी देते हैं, उसे डिपॉजिटरी कहा जाता है। विच रिसीव डिविडेंड नोटिस एंड रिपोर्ट, ये डिविडेंड नोटिस और रिपोर्ट हमको हमारी देता है। ADR are subject to much restricted disclosure requirement than GDR because regulation of US stock exchange are very restricted। ये बता रहा है कि अगर जो ADR है ये रिस्ट्रिक्टेड होता है एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ GDR। जैसे कि आपके जो भी US स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग ही ADR रूल करता है। GDR क्या करता है, इसकी तरह रूल नहीं करता है, जो कि US स्टॉक एक्सचेंज डील करता है ADR पे, इसलिए इनको सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। एनुअल लीगल एंड अकाउंटिंग कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन ADR आर मच हायर दैन GDR। जो अकाउंटिंग कॉस्ट होती है वो ADR की बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑब्वियसली US स्टॉक एक्सचेंज काफ़ी हाईली रेपुटेटेड है, यानी कि सबसे ज़्यादा डॉलर की वैल्यू है, तो इसलिए इनका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है ADR का बहुत ज़्यादा होता है GDR से। तो यानी कि ADR काफ़ी मच मेंटेनेंस कॉस्ट लेता है एज़ कम्पेयर टू GDR। and ADR is an American dollar denomination instrument. An American bank functioning as a depository can issue ADR। ADR को अमेरिकन डिनोमिनेटर, मैंने बताया था अभी आपको, अमेरिकन सिटीज़न ले सकता है। तो जो अमेरिकन सिटीज़न होगा वो रुपीज़ में तो लेगा नहीं, यूरो में तो लेगा नहीं, दिरहम में तो लेगा नहीं, वो कैसे लेगा, वो अमेरिकन डॉलर में ही लेगा। तो अमेरिकन डॉलर के डिनोमिनेटर में इसको डिवाइड किया जाता है इस इंस्ट्रूमेंट को। और एन अमेरिकन बैंक फंक्शनिंग एज अ डिपॉजिटरी कैन इशू, जो अमेरिकन बैंक, जो USA का बैंक इसके फंक्शनिंग में काम करता है, यानी कि डिपॉजिटरी में काम करता है, वही सिर्फ ADR इशू कर सकता है। हर तरह के इंटरनेशनल बैंक नहीं कर सकते हैं। फिर आते हैं इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसीट में IDR, ओनर्स फंड, लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अब IDR क्या होता है, IDR को हम कहते हैं इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसीट, एंड IDR इज़ ऑल्सो लाइक GDR एक्सेप्ट दैट इट इज़ इशू टू अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। एंड जो IDR होता है वो एकदम GDR की तरह ही होता है, यानी कि इशू ये इंडियन सिटीज़न को किया जाता है, क्योंकि ADR US को किया जाता है, GDR और IDR किसको किया जाता है, इंडियन सिटीज़न को भी इशू किया जाता है। थ्रू IDR फॉरेन कंपनी रेज फंड फ्रॉम इंडियन मार्केट। IDR के थ्रू फॉरेन कंपनी रेज करती है इंडियन मार्केट से पैसा। द फॉरेन कंपनी IDR विल डिपॉजिट शेयर टू एन इंडियन डिपॉजिटरी। द डिपॉजिटरी इशू रिसीट टू इन्वेस्टर्स इन इंडिया अगेंस्ट दी शेयर्स। जो डिपॉजिटरी है ये डिपॉजिटरी इशू रिसीट टू इन्वेस्टर इन इंडिया अगेंस्ट दी शेयर। डिपॉजिटरी वो इंडिया के अगेंस्ट ये शेयर को इशू करता है। Standard Chartered Bank was the first global company to file for an issue of IDR in India। जो Standard Chartered Bank है ये ऐसा पहला बैंक है जो कि ग्लोबल IDR को इंडिया में इशू करने के लिए पहले नंबर पे आता है, यानी कि ये आपको एक नंबर में याद करना पड़ेगा। ऐसा कौन सा बैंक है जिसने IDR को पहली बार इशू किया है, तो वो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, एलिजिबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू इशू IDR। क्या क्या एलिजिबिलिटी है, द इशूइंग कंपनी मस्ट बी लिस्टेड इन इट्स होम कंट्री। ये जो आपकी जो बैंक इशू करेगा वो होम कंट्री से इशू करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अमेरिका इशू कर रहा है तो वो अमेरिका से इशू करेगा। अगर मान लीजिए यूरोप से हो रहा है तो यूरोप में होगा, लंदन से हो रहा है तो लंदन के लोग होम कंट्री से होगा। and is not prohibited to issue security of any regulatory authority। और इसका कोई प्रोहिबिशन नहीं है किसी भी तरह की रेगुलेटरी बॉडी में। इट हैज़
It has net tangible asset of at least 3 crores in 3 years continuously. जो बैंक या जो कंपनी IDR इशू करेगा उसका जो टेंजिबल एसेट का नेटवर्थ जो होता है वो 3 करोड़ का 3 साल में कंटिन्यूसली होना चाहिए. एटलीस्ट, ये देखिए यहाँ लिखा है एटलीस्ट, कम से कम 3 करोड़ इन 3 ईयर कंटिन्यूसली. ये आपके नेट टेंजिबल एसेट होने चाहिए. टेंजिबल एसेट यानी कि जिसको आप छू सकें, महसूस कर सकें, तो उस तरह के हमारे एसेट होने चाहिए जो कि 3 करोड़ 3 साल में कंटिन्यूसली होना चाहिए. इट हैज़ नेटवर्थ ऑफ 1 करोड़ इन ईच प्रिसाइडिंग ईयर. अब 3 साल में कम से कम 3 करोड़ होना चाहिए, तो ऑब्वियसली इट हैज़ नेटवर्थ ऑफ 1 ईयर, यानी कि एक 3 इन ईच प्रिसीडिंग 3 ईयर्स. 1 करोड़ का नेट एटलीस्ट 3 साल में हो जाना चाहिए. नेटवर्थ यानी कि टोटल, यहाँ पर टेंजिबल एसेट दिया है 3 करोड़ का, नेटवर्थ आपकी 1 करोड़ 3 साल के में हो जानी चाहिए. ठीक है, फिर आते हैं रिजर्वेशन इन IDR. एटलीस्ट 50% ऑफ द इशू इज़ टू बी एलोकेटेड टू क्वालिफाई institutional buyers, 30% of the issue to the retail individual investors, and balance 20% of the issue to the non-institutional investor and employer. 50% मतलब कम से कम 50% of the issue is to be allocated to qualified institutional buyers. 50% जो होता है वो qualified institutional buyer को दिया जाएगा. 30% किसको दिया जाएगा? रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को दिया जाएगा. और रेस्ट जो बाकी बचेगा 50 + 30 = 80, बाकी बचा 20% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को दिया जाता है. इस तरह से IDR को इशू किया था. 50% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, 30% रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर और 20% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को. ओके, ये हो गया आपका ओनर्स फंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस. नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका बोरोड फंड, जो हम की नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. उसके पहले हम ले लेते हैं थोड़े से केस स्टडीज़. आयुष्मान हैज़ बीन सक्सेसफुली रनिंग अ फाइनेंशियल कंसल्टेंसी फर्म फॉर पास्ट 5 years. 5 साल से आयुष्मान एक फाइनेंशियल कंसल्टेंसी फर्म चलाता है. हिज कंपनी हैज़ become popular and enjoy good reputation. It has sufficient reservation of profit accumulated for last 5 years. ये बता रहे हैं कंपनी बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही अच्छी गुडविल है, और इट हैज़ सफिशिएंट, इनके पास बहुत अच्छे सफिशिएंट रिजर्व्स हैं जो कि 5 साल से इन्होंने मेंटेन एक्यूमुलेट करके रखे हुए. ही प्लान नाउ टू स्टार्ट ब्रांचेस इन बेंगलोर एंड मुंबई ऑल्सो. इन्होंने सोचा है कि मेरे पास स्टॉक पे प्रॉफिट तो हो ही गया है, तो मैं एक नई ब्रांच स्टार्ट करता हूँ बेंगलोर और मुंबई में. फॉर एक्सपेंडिंग बिजनेस डज नॉट वांट एनी एडिशनल लायबिलिटी. जो बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह की एडिशनल लायबिलिटी ना हो. इन द अबव कंटेस्ट सजेस्ट द सोर्स ऑफ फाइनेंस सुटेबल टू आयुष्मान फॉर एक्सपेंशन. ऐसा कौन सा फाइनेंस है जो किसके सूटेबल है? तो हमने अभी यहाँ पर बात की कि इन्होंने सबसे अच्छी बात है कि इनका रिज़र्व प्रॉफिट जो है वो 5 साल से बहुत अच्छा है. तो इनका यहाँ पर सजेस्ट द सोर्स ऑफ फाइनेंस सुटेबल फॉर टू अस आयुष्मान फॉर एक्सपेंशन, यही है एक्यूमुलेटेड, तो यानी कि रिटेन प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग. गिव एनी 2 फीचर्स ऑफ दैट सोर्स. फीचर्स यहाँ दिए हैं, तो इस फीचर्स के 2 हमने पढ़े हुए थे. जैसे कि यहाँ पर कुशन ऑफ सिक्योरिटी, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और दूसरा फंड फॉर न्यू एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट. तो यहाँ पर आप एक्सपेंशन ही तो करना चाह रहे हो, तो न्यू और इनोवेटिव प्रोजेक्ट के लिए सबसे अच्छा माना जाता है रिटेन अर्निंग. फिर देखिए यहाँ पर पिंग पोंग लिमिटेड इज़ प्लानिंग टू फ्लोट an issue of equity share in the market in the next 6 months. The director of the company are also of the opinion that the company should raise the same portion of fund for international capital market through equity. पिंग पोंग एक कंपनी है जिसने सोचा है कि इशू हम करेंगे शेयर मार्केट में, और नेक्स्ट 6 मंथ यानी आगे के 6 मंथ में. द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी आर ऑल्सो ओपिनियन दैट द कंपनी वाज, इनके डायरेक्टर का भी कहना है कि कंपनी को अपने फ़ंड को रेज़ करना चाहिए इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में, यानी कि
फॉरेन में भी। इन द अबव केस स्टेट 3 मेरिट्स ऑफ रेजिंग फंड थ्रू इक्विटी शेयर। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर के मेरिट लिख देना है, सीधी सी बात है, क्वेश्चन साफ साफ पूछ रहा है। एक्सप्लेन द सोर्स थ्रू विद इट कैन रेज फंड फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट थ्रू इक्विटी। तो आपको अगर इंटरनेशनल मार्केट से करना है तो आपके पास ऑप्शन है GDR का और ADR का, आप इसके बेस पे कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।